नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत और हम इस वक्त मौजूद हैं हमारी चुनावी चौपाल पहुंचे इंदौर में। बेहद ही हाई प्रोफाइल सीट, ऐसी सीट जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजनीति के मैनेजमेंट गुरु माने जाने वाले ताई भाई और तीसरे इंदौर के बड़े नेता साईं के नाम से मशहूर शंकरलाल लालवानी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। जी धन्यवाद। ताई की विरासत को संभालने का मौका मिला है सर आपको। 9वीं लोकसभा से लेकर 16वीं लोकसभा तक लगातार सांसद रही ताई यहाँ से और बड़े मतों से जीतते आई है। इस विरासत को संभालने की जिम्मेदारी आपको मिली है, कितना मुश्किल है आपके लिए ये? देखिए, ताई जी हमारी वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठतम नेता हैं और मेरा सौभाग्य रहा है कि उनके साथ वर्षों तक काम किया है। तो उनके जो अनुभव का लाभ है निश्चित तौर पे मिलेगा और जो उन्होंने शहर के विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है उसको हम आगे ले जाएंगे। और मुझे लगता है कि उनके बताए हुए मार्ग पर, ये माँ अहिल्या की नगरी है, उनके बताए हुए मार्ग पर हम आगे चलेंगे। पिछले चुनाव में 4.5 लाख से ज़्यादा वोटों से ताई जीती थी। एक बड़ी जिम्मेदारी आप पर है कि उसको आप मेंटेन करें या उस रिकॉर्ड को और बढ़ाएं। तो किस तरह से उसके लिए आप रणनीति अपना रहे हैं? देखिए, हमारे इंदौर में और इंदौर के आसपास मालवा में कार्यकर्ता बेस, संगठन बेस काम है जी। जो काम और जो चुनाव लड़ता है वो कार्यकर्ता लड़ता है। तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ता बहुत जोश में है जी। और जिस जोश के साथ कार्यकर्ता लगा हुआ है निश्चित तौर पे हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। मालवा को तो वैसे तो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद सत्ता में आपकी सरकार थी मध्य प्रदेश में, वो उसको कांग्रेस हटाने में कामयाब रही। भले ही वो बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं था, लेकिन फिर भी आप सत्ता से गए। अभी बहुत टफ लड़ाई मानी जा रही है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी भी आज आ रहे हैं और कल मालवा में प्रियंका गांधी आ रही है। तो क्या कहेंगे, कैसे आप देखते हैं कि बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं? देखिए, मालवा बीजेपी का गढ़ रहा है, ये बात सही है। और चुनाव, विधानसभा चुनाव में जो एक फैक्टर काम किया वो था खासकर किसानों का। और जिस प्रकार किसानों को प्रदेश की जो कांग्रेस की सरकार ने जो घोषणा की थी उस घोषणा के अनुरूप वह वादे पूरे नहीं कर पाई। जब हम ग्रामीण में दौरा करते हैं, ग्रामीण में गांव में किसान को मिलते हैं तो किसान बहुत आक्रोशित है और बहुत गुस्से में है, क्योंकि वो किसानों को जो वादे किए गए थे, चाहे वो कर्ज माफी का 2 लाख, चाहे भावांतर योजना के अंदर जो शिवराज सिंह चौहान जी ने शुरू की थी उसको पैसा नहीं मिला, चाहे फसल जो आलू की, अभी चने की और आलू की फसल नष्ट हुई उसमें मुआवजा भी नहीं मिला। और जो बिजली हमारे यहाँ सरप्लस थी वो बिजली अब जाने लग गई। तो गांव में जो किसान है उन किसानों को बहुत आक्रोश है और निश्चित तौर पर उसका फायदा हमको मिलेगा। जी नहीं, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। हम लोग भी गुना गए थे, सिंधिया का गढ़ जिसको कहा जाता है, तो हम लोगों ने ये इस बात को महसूस किया। किसान कह रहे थे कि मामा को मिस कर रहे थे, कह रहे थे कि हमसे गलती हो गई और जिस मामा के राज में हमारे बहुत सारी सुविधाएं थी वो छीन ली गई है हमसे। तो क्या अभी लोकसभा चुनाव होने के बाद, कैलाश जी भी इस बात का पहले इशारा दे चुके हैं, तो क्या फिर से मामा को वापस पाएंगे हम लोकसभा चुनाव के बाद एमपी में? देखिए, जो जनता का जो मानसिकता बनी, माइंड बना है, वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होना चाहिए प्रदेश में। तो मुझे लगता है कि जनता की मांग पूरी होनी चाहिए। मांग पूरी होनी चाहिए। क्या फिर लोकसभा के बाद कमलनाथ सरकार हटेगी, जोड़ तोड़ होगी? ये समय बताएगा, लेकिन जनता की बहुत मांग है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना चाहिए। अच्छा, मतलब आप इशारा कर रहे हैं कि जनता की मांग है और वो बीजेपी पूरा करेगी। सर, आपका सियासी सफ़र अगर हम देखें, पार्षद निचले स्तर से आपने शुरू किया है और जनता के बीच के आप नेता रहे हैं। आपके अपोनेंट पंकज संघवी जी को यहाँ से उतारा गया है, बताया जा रहा है, कांग्रेसी लोग कह रहे हैं कि बहुत टफ है। पंकज संघवी को कमलनाथ ने स्पेशली आपके खिलाफ इसीलिए उतारा है ताकि आपको कड़ी टक्कर मिल सके। देखिए, कमलनाथ जी ने उतारा है, कांग्रेस ने उतारा है, वो मैं नीचे मूलतः संघ का स्वयंसेवक था और विद्यार्थी परिषद से काम करते करते राजनीति में आया और राजनीति में बहुत छोटे वार्ड अध्यक्ष के रूप में काम किया। बैनर पोस्टर हम लगाते थे पार्टी के, उसके काम शुरू करते करते 2 बार इंदौर पार्टी का अध्यक्ष रहा, नगर निगम में 3 बार रहा, एक नगर निगम अध्यक्ष रहा जानकार समिति, और इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का 2 बार चेयरमैन रहा। जी। तो मैं नीचे से काम, तो मैंने पूरा शहर देखा है। आज 30-32 साल से मैं शहर के लोगों के बीच में हूँ, जनता के बीच में हूँ।
जनता ने मुझे देखा है और मैंने भी जनता से संपर्क किया है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि मैं सिर्फ राजनीति करता हूँ, मूलतः मैं टेक्निकल हूँ, इंजीनियर हूँ बॉम्बे से। और पर मेरा जो रुझान है वो कला, संस्कृति और सामाजिक क्षेत्र में ज़्यादा है, राजनीति के अलावा। तो मेरा हर क्षेत्र में, हर समाज में संपर्क है, उस संवाद है, तो उसका लाभ निश्चित तौर पे मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं वर्षों से इनके बीच में काम करते आया हूँ। एक आम सबको ऐसा लगता है कि हमारे बीच का आदमी चुनाव लड़ रहा है, और सामने वाले आदमी 2-3 बार चुनाव लड़े हैं, वो हारे हैं, और वो जैसे जिस प्रकार से नहीं, उनसे हमने बात की थी तो उन्होंने कहा कि कुछ काम नहीं हुआ है इंदौर में, बड़े बड़े वादे किए गए लेकिन वो वादे खरे नहीं उतरे हैं उन वादों पे। देखिए, मैं यही कहूँगा कि अगर कोई 2-4 साल बाद इंदौर आता है तो इंदौर उनको बदला हुआ लगता है। आप पुराने इंदौर में अगर कोई आया, उन्होंने देखा हो, आप आम लोगों से पूछ ले जाए, आप राजनीतिक लोगों की बात छोड़िए, आम लोगों से पूछिए कि इंदौर का किस प्रकार विकास हुआ। ये विकास की बात नहीं, स्वच्छता में हमने नंबर, बिल्कुल, इस मामले में तो हम भी तारीफ कर रहे हैं, हर क्षेत्र में हम और हम अभी तो इसको और आगे बढ़ाएंगे। और इंदौर की जो विरासत है, इंदौर की संस्कृति, इंदौर की जो सभ्यता है, संस्कार है, उसको आगे लेके जाएंगे। जी, एक मैं राष्ट्रीय राजनीति में आऊँगा, यहाँ पर स्थानीय मुद्दे काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है हर जगह। तो क्या चुनाव में कांग्रेस भी ये कह रही है कि भाई स्थानीय मुद्दों पर बात ही नहीं हो रही, आप सर्जिकल स्ट्राइक पे बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद पे बात कर रहे हैं। देखिए, स्थानीय मुद्दे नगर निगम हमारी है जी, हमने इतना विकास का काम किया, कोई समस्या नहीं है, तो स्थानीय मुद्दे कुछ है नहीं। जी, जो मुद्दे हैं वो राष्ट्र के मुद्दे हैं, और हमने हर बार कहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि, देश रहेगा तो हम रहेंगे। तो देश में ऐसी मजबूत सरकार होनी चाहिए, स्वाभिमानी सरकार होनी चाहिए, जो इसका नेता ऐसा स्वाभिमानी होना चाहिए, जो देश की सुरक्षा, देश के स्वाभिमान और देश को एक नए भारत की ओर ले जाने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। उनके पास कौन सा नेता है? उनके पास 17 राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि भाई ये देश को बांट रहे हैं, आप जहर घोल रहे हैं, इस तरह के अभी हाल ही में इंटरव्यू उन्होंने दिए कि बहुत बीजेपी सत्ता में आ जाएगी तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाएगा। बीजेपी, कांग्रेस के नेता इस तरह से प्रचार कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, आप जनरल ओपिनियन पूरे विश्व का ले लीजिए, और पूरे विश्व के नेताओं में आज हमारे नरेंद्र मोदी जी आते हैं। उन्होंने पूरे देश के स्वाभिमान को बढ़ाया, देश की सुरक्षा को बढ़ाया, देश को समर्थ बनाया। आज विश्व में वो एक नेता के रूप में उभरे हैं। कांग्रेस के इतने नेताओं में आज तक बता दीजिए कौन सा ऐसा नेता उभरा जो जिसने भारत का नाम दुनिया में रोशन किया हो। तो एक सशक्त भारत के लिए, स्वाभिमानी भारत के लिए, नए भारत के लिए ऐसे नेता की आवश्यकता है, और ये जनता चाहती है कि फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। आप वैश्विक स्तर की बात कर रहे हैं सर, तो रिसेंटली टाइम्स मैगजीन, बहुत फेमस मैगजीन है वर्ल्ड वाइड, उसने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बड़े एक सख्त आर्टिकल लिखा है, डिवाइडर इन चीफ बताया है। देखिए, वो जब हम जिस प्रकार चश्मा जो पहनेंगे उनको वही दिखेगा, वो उस एंगल से लिख रहे होंगे। पर मुझे मानिए, हम जन सामान्य लोग हैं, और मोदी जी की दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो क्यों हजारों लोग मोदी मोदी और उनको वेलकम करने के, उनको सुनने के लिए आते हैं। उसके पहले तो किसी प्रधानमंत्री को सुनने या इसमें आरोप ये लग रहा है कि वो एक पाकिस्तानी मूल के मुस्लिम ने लिखा है, इसलिए इस तरह से। मैंने बताया ना, उनका चश्मा वैसा है, वो उस चश्मे से देखते हैं तो वो वैसे ही लिखेंगे। अगर आप बिना कलर के चश्मे देखोगे तो आपको दिखेगा कि मोदी जी विश्व के नेता है। जी, एक दो सवाल और छोटे छोटे लालवानी जी। एक तो ये बताइए कि आप क्या बता पा रहे, क्या आश्वस्त, क्या देख पा रहे, कितने वोटों से आप ये सीट जीत रहे हैं? हम प्रचंड बहुमत से, लाखों वोटों से ये सीट जीतेंगे। अच्छा, ताई का रिकॉर्ड आप ब्रेक करेंगे? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि प्रचंड बहुमत और लाखों मतों। लाखों मतों से जीतेंगे। दूसरी, यहाँ के अगर आप सांसद चुने जाते हैं, आपको मौका मिलता है, तो क्या ऐसे 2 काम हैं जो आपके मन में है कि उससे मुझे बनने के बाद वो पहले करने हैं? एक तो सबसे पहले, यहाँ हमारे यहाँ सड़कें बहुत चौड़ी हो गई, लेकिन फिर भी वाहनों की संख्या पर 1000 सबसे ज़्यादा देश में है। बम्बई दिल्ली से भी अगर हम 4 व्हीलर की बात करें तो हमारे इंदौर में पर 1000 ज़्यादा है इंडेक्स के हिसाब से। तो एक ट्रैफिक, हमारी मूल्य पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देंगे, और इसके अलावा जो मूलभूत समस्या में लगभग सभी समाप्त हो गई। हम हमारे साथ थोड़ी बहुत जो है वो पानी की समस्या है, और मुझे लगता है थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट किए तो जो मोदी जी की जो योजना है उसमें हम स्वरोजगार के लिए लोगों को बढ़ावा देंगे, ताकि यहाँ एजुकेशन हब है इंदौर। पूना और कोटा के बाद एजुकेशन हब है तो वो इंदौर ही है। कल प्रियंका जी आ रही हैं उज्जैन में, क्या कहेंगे आप, कोई संदेश?
देखिए उनके बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि वो उनकी हैं, लेकिन अभी भी कांग्रेस के पास परिपक्व नेता नहीं है जी जो देश को कुछ दे सकें। जी न उनके पास कोई विजन है, न उनके पास कोई कार्य योजना है। उनके घोषणा पत्र में हम देखते हैं किस प्रकार वो घोषणा पत्र लाते हैं। जी कश्मीर के मुद्दे को उन्होंने जिस प्रकार धाराएं कम करने की बात करी है, पुलिस के जो अधिकार कम करने की बात की, पैरामिलिट्री फोर्स कम करने की बात की है। एक प्रकार से आप कश्मीर को ऐसे जगह ऐसी उसमें झोंक रहे हो कि हो सकता है कश्मीर वापस आतंकवादियों के उसमें आ जाए। तो ये उनका विजन जो है, उनके पास कोई विजन नहीं है देश को चलाने के लिए। तो कोई विज़न नहीं है कांग्रेस के पास, ये कह रहे लालवानी जी। बहुत बेबाकी से इन्होंने अपनी बातें रखी। एक पार्षद स्तर से उठकर आज सांसदी का टिकट मिला है और इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चौकीदार के तौर पर ये बीजेपी के प्रत्याशी तौर पर खड़े हैं। हमें 23 तारीख का इंतज़ार करना होगा कि लालवानी जी यहाँ से क्या कमाल कर पाते हैं। देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर।